बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज आतिफ अहमद योर फिजिक्स टीचर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। आज का हमारा टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस और एमसीक्यूज भी एग्जाम में दिए जा सकते हैं। अगर कहा जाए तो ये इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। न सिर्फ इस चैप्टर का, बल्कि अगर बात की जाए पूरी बुक के चंद इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की, तो मेरे बच्चों इस टॉपिक का शुमार भी उनमें होता है। ठीक है, तो आपने इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है और एग्जाम के हवाले से इसको बेहतरीन तरीके से तैयार करना है। ठीक है बच्चों, मैं इंशाल्लाह आपको आसान और सिंपल तरीके से समझाऊंगा, एक एक चीज की लॉजिक रीजन बताऊंगा ताकि आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन बाकी ना रहे। ठीक है बच्चों, इसके अलावा मैं आपको इस टॉपिक के शॉर्ट नोट्स इन दी फॉर्म ऑफ स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, ये हमारे दो बोर्ड होंगे। ये हमारा फर्स्ट बोर्ड है जिसके ऊपर हम कुछ बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड है उन्हें हम सीखेंगे। उसके बाद फिर हम बोर्ड नंबर 2 के ऊपर आएंगे और इस टॉपिक से रिलेटेड जो डेरिवेशन है, ठीक है, उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यानी बच्चों, इस टॉपिक को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने से पहले आपको एक ट्रू सेंस पता होनी चाहिए पोटेंशियल एनर्जी की, कि असल में पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। हमने क्लास 9th में सीखा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट में उसकी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट मैंने रखा है, ये इसकी एक पोजीशन है। ठीक है, और इसकी इस पोजीशन की वजह से इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर है। एनर्जी कहते हैं एबिलिटी टू डू वर्क, यानी काम करने की सलाहियत। अगर मैं यहाँ से इसको छोड़ूं तो ये काम कर सकती है, ये वर्क करती हुई नीचे की तरफ जाएगी, ग्राउंड पर जाके गिर जाएगी। तो इसके अंदर काम करने की सलाहियत थी तो ही हम कहेंगे कि इसके पास एनर्जी है, क्योंकि ये खुद नीचे गई है। ठीक है, तो अब इस वक्त इसके पास जो एनर्जी स्टोर है बेटा, वो है पोटेंशियल एनर्जी। अब ये वो आपकी एक डेफिनेशन जो क्लास 9th में आप सीख के आए थे वो थी। अब जरा इसकी ट्रू सेंस पे आ जाइए। मेरे बच्चों, हमेशा याद रखो, जब भी आपको किसी अपोजिंग फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़े एक बॉडी को मूव करते हुए, ठीक है, तो जो आप वर्क करेंगे ना, वो इन दी फॉर्म ऑफ एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। ये बहुत ही अहम पॉइंट है, याद रखिएगा। जब भी आप किसी अपोजिंग फोर्स के अगेंस्ट वर्क करें, यानी कोई भी एक फोर्स है, वो किसी ऑब्जेक्ट को इधर धकेल रही है, मगर आप जबरदस्ती उसको इधर से इधर लेके जाएंगे, ठीक है, तो आपको ये फोर्स अपोज कर रही है और आप उसके अगेंस्ट काम कर रहे हो। तो इस तरह से जो आप वर्क करोगे, ठीक है, वो इन दी फॉर्म ऑफ एनर्जी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है। इसी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। मैं इसकी एग्जांपल्स आपको देता हूँ। देखो बेटा, आपके पास कोई गुलेल होगी, गुलेल आपने देखी होगी, जिसे हम इंग्लिश में कैटापलेट कहते हैं। वो वाई शेप की होती है, साथ में यहाँ दो बेल्ट लगे होते हैं, छोटा सा लेदर का पीस लगा होता है, उसमें स्टोन रखते हैं, ऐसे पीछे खींचा थोड़ा और वो स्टोन आगे की तरफ जाता है। ठीक है, आपने कभी फील किया इस चीज को कि जब आप ऐसे उसको पीछे की तरफ खींचते हो ना, तो वो आगे की तरफ बढ़ना चाह रहा है। अब वो मूव करना चाहता है इस तरफ को, उसके ऊपर एक फोर्स लगी जो इधर को मूव कराना चाहती है। ठीक है, मगर आप जबरदस्ती उसको पीछे की तरफ लेके आ रहे हो, तो इस अपोजिंग फोर्स के अगेंस्ट आप वर्क कर रहे हो। वो इधर को खींच रही है, लेके जा रही है स्टोन को, आप बोलोगे नहीं पीछे आओ। ठीक है, तो ये आप वर्क कर रहे हो, आपने यहां से यहां तक खींचा, फोर्स लगाई, उसको पीछे की तरफ डिस्प्लेस किया, तो वर्क किया। तो ये आपका किया वो वर्क इन दी फॉर्म ऑफ एनर्जी उसके अंदर स्टोर होता है। याद रखना, एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते, ना हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हम सिर्फ एनर्जी को एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील कर सकते हैं, या वर्क को एनर्जी में तब्दील कर सकते हैं, या एनर्जी को वर्क में तब्दील कर सकते हैं। यह हम काम कर सकते हैं, लेकिन हम एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते, हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। अगर एक बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी भर गई है, आ गई है, तो वो कहां से आई है मेरे बच्चों? वो आपका किया वो वर्क होता है जो उसके अंदर इन दी फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर हो जाता है। तो इस कैटापुलेट के अंदर जो एनर्जी स्टोर है उसको बोलते हैं हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह से आपके पास कोई भी फील्ड है, लाइक मैं यहाँ पे बना देता हूँ समझने के लिए। ये हमारे पास दो प्लेट्स हैं जी, एक पॉजिटिव प्लेट है यानी जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और एक तरफ नेगेटिव प्लेट है। तो इसके दरमियान जो है ना एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई है, ठीक है, जिसकी डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है, ऐसे सही है। अब मैं यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज लेके आता हूँ, तो आपको पता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव को तो रिपेल करता है, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। अब ये जो है ना इस तरफ को मूव करता हुआ जाएगा, यानी इसके ऊपर जो एक फोर्स अप्लाई होगी ना, वो इस डायरेक्शन में होगी, जो कि इस चार्ज को इधर की तरफ लेके जानी चाहती है।
मगर हम क्या करेंगे, इसके अगेंस्ट ना इसको इधर मूव कराएंगे। अगर हम इसको इधर मूव कराना चाहते हैं तो फिर हमें फोर्स लगानी पड़ेगी और उसको इधर से इधर डिस्प्लेस करना पड़ेगा। जब हम यहां से उसको इस तरफ को डिस्प्लेस करेंगे ना बेटा, तो हम वर्क करेंगे। हमने फोर्स लगाई, चार्ज को इधर डिस्प्लेस किया, हमने वर्क किया। हमारा किया वो वर्क इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं जी, क्या था उसका, हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। समझ गए हो, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। ये भी पोटेंशियल एनर्जी है। कैसे आई है भाई, इधर को एक फोर्स जा रही थी, ठीक है, आपने उसके अगेंस्ट वर्क कर दिया। इसी तरह से अब मैं आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की तरफ लेके आता हूँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की तरफ। ठीक है, देखो ग्रेविटेशनल फोर्स किधर को होती है, ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, ऑब्जेक्ट को यहां से मैं छोड़ूंगा किधर जाएगा, ऊपर से नीचे की तरफ। मगर क्या ये ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर खुद जाएगा? नहीं जाएगा, आपको वर्क करना पड़ेगा। यहां से आप फोर्स लगाएंगे, इधर से इधर उसको डिस्प्लेस करेंगे। अब आप फोर्स लगा रहे हो और इस ऑब्जेक्ट को यहां से ऊपर की तरफ आप डिस्प्लेस कर रहे हो, तो आपका किया हुआ वर्क इन दी फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है। समझ गए? अब जो हम कहते हैं ना यहां पे बॉडी पड़ी है, तो इसकी इस पोजीशन की वजह से इसके पास एनर्जी स्टोर हुआ है, तो ये एनर्जी इसने बनाई नहीं है, ये आप में से ही किसी ने वर्क किया होगा, उसको जमीन से उठाकर यहां तक रखा होगा। तो जमीन से उठाकर यहां तक रखने में आपने वर्क किया है, और ये आपका किया वो वर्क है जो इन दी फॉर्म ऑफ एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो गया है। जब छोड़ोगे तो ये नीचे की तरफ जाएगी, यानी ये खुद वर्क करेगी, इसके पास एनर्जी आ गई है। ठीक है बेटा, ये है आपके पास पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर हुई बात? तो अपने जहन में एक बात बिठा लो बहुत अच्छे तरीके से कि जब भी आप एक फोर्स के अगेंस्ट बॉडी को मूव करोगे, उस पर वर्क करना पड़ेगा, और आपका किया वो वर्क इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी इसमें स्टोर हो जाएगा। ये है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब जरा इसकी डेफिनेशन भी देख लीजिए। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन। ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी पोजीशन की वजह से एनर्जी स्टोर हो जाती है, ठीक है, अबव द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। और वो क्यों स्टोर हुई? आपने तो वर्क किया था, यहां से उठा के आप ही तो लाए हो, खुद उड़ते हुए थोड़ी ऊपर आई है, आप लेकर आए हो, या आपको कोई दोस्त लेके आया है, या कोई और लेके आया है। ठीक है, बहरहाल आप लाए हैं तो उसके अंदर एनर्जी आई है। ठीक है, ओके जी, यहां तक बात समझ ली है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है और उसकी ट्रू सेंस क्या होती है। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी बॉडी में बढ़ती कैसे है? वर्क करने से बढ़ती है। कैसे? फोर्स के अगेंस्ट लेके जाओ, ग्रेविटेशनल फोर्स ऊपर से नीचे है, आप नीचे से ऊपर ले जाओ। ठीक है, अच्छा, ओके, उम्मीद है ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब जरा आओ बच्चा, पोटेंशियल एनर्जी का हम रिलेशन जो इस्तेमाल करते हैं मैथमेटिकल बेटा, वो ये होता है mgh, यानी इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए ना हम पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन याद रखना यहाँ पे ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला आप उस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g है ना, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है। अगर g की वैल्यू कहीं पे चेंज होगी ना, वहां पे आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये g की वैल्यू तो अर्थ की सरफेस से करीब करीब तरह सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो जब आप अर्थ की सरफेस से करीब होंगे तो उस वक्त तो आप इस फॉर्मूले को इस्तेमाल कर लोगे पोटेंशियल एनर्जी मालूम करने के लिए, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा दूर गए तो भाई बस फिर इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, फिर आपको ये एक्यूरेट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा। ठीक है, तो मैंने यहां पर मेंशन किया है इस पॉइंट को भी। दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली व्हेन द g इज कांस्टेंट दैट इज नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो इसका पहला प्रॉब्लम सामने आ गया, जिसकी वजह से हम जा रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की तरफ। ठीक है ना, ये हम इसका प्रॉब्लम आ गया, हम जी की वैल्यू वेरी होने की वजह से हर जगह पे इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरा प्रॉब्लम जरा उसके ऊपर भी आ जाइए। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ना, उसको हम किसी रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से मेजर कर रहे होते हैं। ठीक है, मतलब मैं कहता हूं कि भाई देखो मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, तो मैं ग्राउंड को रेफरेंस लेते हुए उसकी पोटेंशियल एनर्जी को देखता हूं। देखो ये मेरे पास ग्राउंड है, इसको मैं जीरो रेफरेंस मानता हूं, और मैं कहता हूं यहां से लेकर यहां तक ये 1 मीटर की हाइट पर है, ये 2 मीटर की हाइट पर है, इतनी इसकी हाइट है, इतना इसका मैस है, जी की वैल्यू यहां पर इतनी है, तीनों को मल्टीप्लाई करो mgh, तो आपको पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। तो मैं ग्राउंड को पोटेंशियल जो है ना एज अ रेफरेंस पॉइंट लेके चल रहा हूं। तो पोटेंशियल एनर्जी में हम एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, उसके रिस्पेक्ट से ही हम मेजर कर रहे होते हैं, दैट रेफरेंस पॉइंट मोस्ट ऑफ द केसेस हमारे पास ग्राउंड होता है। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये बात मान ली है। अब यहां से इसी की वजह से क्या प्रॉब्लम आया? प्रॉब्लम ये आता है कि फिर अगर हम इसको रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट से मेजर करते हैं तो डिफरेंट ऑब्जर्वर एक ही बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंट वे में देख रहे होते हैं। ये देखो मैंने 3 ऑब्जर्वर बनाए हैं, ये एक यहां पर है, एक यहां पर है और एक यहां पर है। ठीक है, अब एक बाल है, वो 1 kg की बाल है, सही है, और ये तीनों ऑब्जर्वर को कहा गया बताओ भाई इसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है। अब ये इधर खड़ा है इस जगह के ऊपर, इसका ग्राउंड ये है, वो इसको रेफरेंस पॉइंट लेता है, इसके रेफरेंस पॉइंट से इसकी जो हाइट है 50 मीटर है। अब इस फार्मूले के मुताबिक, क्योंकि ये अर्थ की सरफेस के है ना करीब करीब, तो ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। मैस है इसका 1 kg, जी की वैल्यू हमने अप्रोक्सीमेटली 10 ली है, वैसे एग्जैक्ट 10 तो नहीं होती पूरी, लेकिन समझने के लिए आसानी के लिए 10 ले ली।
उसके बाद हाइट कितनी है इसकी 50, 50 ضرب 10 ضرب 1 करेंगे तो मिलेगा 500। इसने बोला 500 जूल एनर्जी है। ठीक है भाई, ओके। दूसरे पे आ जाओ। अभी तू बता कितनी एनर्जी है। वो देखिएगा सर, ये यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये मेरा ग्राउंड है, और ग्राउंड से इसकी जो सबसे नीचे वाले ना, हाँ, ग्राउंड से इसकी जो हाइट बन रही है वो 60 मीटर बन रही है। मैथ इसका 1 kg है और जी की वैल्यू 10 है। 1 इंटू 10 10, 10 इंटू 60 600। बोलेगा सर 600 जूल इसके पास एनर्जी है। तीसरे को बोला अभी तू बता कितनी एनर्जी है। वो कहेगा सर इसके रिस्पेक्ट से देखा जाए तो ये बन रही है 55 मीटर, तो इसका मैथ 1 kg है, जी की वैल्यू 10 है, तो ये बनेगी 550 जूल। अब देख लो, बाल एक है, ऑब्जर्वर 3 है, एक ही बाल के पास एनर्जी अलग अलग बता रहे हैं, तो भाई मसला आ गया ना। अब मसला पता है क्यों आता है यहाँ पे, मसला ये आता है कि जब आपने साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना होता है ना, इधर से उधर भेजी, उधर से इधर ले ली, क्योंकि लोग जो काम कर रहे होते हैं कलेक्टिवली वर्क कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं, एक दूसरे के जो आर्टिकल्स हैं, जो स्टडीज है उसको देख रहे होते हैं, उसमें गलतियां निकाल रहे होते हैं। तो फिर इसलिए जरूरी है कि जो भी स्टैंडर्ड्स आप इस्तेमाल करें वो सबके लिए सेम हो। अब देखो, ये अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए ये चीजें अलग अलग हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये आ गया कि अब एक पोटेंशियल एनर्जी की एग्जैक्ट वैल्यू मिल रही, अब क्या पता इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 500 जूल है, 600 जूल है, ये 550 जूल है। बताओ क्या एग्जैक्ट वैल्यू है। मसला तो बन गया ना। और ये मसला क्यों बना, मसला इसलिए बना कि आपने ग्राउंड को एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया था। अब ग्राउंड जो है वो कोई हर जगह एक जैसा नहीं होगा, कोई पहाड़ी इलाके होंगे, कोई मैदानी इलाके होंगे, कोई दरमियानी इलाके होंगे, जो ना पहाड़ी ना दरमियान, मतलब मैदानी, दरमियानी इलाके कह रहा हूँ उसको मैं, ठीक है। तो इस तरह के इलाके होंगे। अब वहां पे हर एक बंदा जो है वो अलग अलग तरीके से मैयर करेगा, प्रॉब्लम तो आएगा ना फिर आपके लिए, ठीक है। इस वजह से फिर क्या किया गया, कहा गया कि भाई हम ग्राउंड को रेफरेंस पॉइंट लेते नहीं है, तो सिर्फ झंझट है, हर एक के पास अलग अलग वैल्यू आ रही है। हम ऐसा करते हैं, कोई एक ऐसा पॉइंट ले लेते हैं जो कि अर्थ की सरफेस से काफी दूर हो, इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर हो, इन्फिनिटी पॉइंट, ठीक है। और सबको बोलेंगे भाई तुम सबने जब इसकी पोटेंशियल एनर्जी मेजर करनी है ना, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट से नहीं करनी है, आपने इस इन्फिनिटी पॉइंट के रिस्पेक्ट से इसकी पोटेंशियल एनर्जी मेजर करनी है, ताकि कम से कम सबका एक आंसर तो आ जाए, हमें पता तो चल जाए कि भाई इसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है। चाहे पहला ऑब्जर्वर मेजर करे, दूसरा मेजर करे, तीसरा मेजर करे, तो ग्राउंड जब अलग अलग हो सकता है बट इन्फिनिटी पॉइंट सबका सेम है। तो इस तरह से फिर उन सबके पास जो है वो एक सेम वैल्यू आएगी, ठीक है। तो हमने फिर रेफरेंस पॉइंट छोड़ दिया यहीं पे, और हमने कहा कि हम जी एक चूज करते हैं अनदर रेफरेंस पॉइंट दैट इज इन्फिनिटी। अब ये पॉइंट मैंने मेंशन किया यहाँ पे, डिफरेंट ऑब्जर्वर कैन मेजर द डिफरेंट पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द डिफरेंट रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि इनके ग्राउंड रेफरेंस पॉइंट थे, तीनों का ग्राउंड अलग अलग हाइट के ऊपर है, इसलिए तीनों का मसला आ रहा था। तो हमने बोला भाई इसको दफा करो, हम आ जाते हैं सीधा सीधा इन्फिनिटी पॉइंट के ऊपर। सो वी चूज इन्फिनिटी एज अ रेफरेंस पॉइंट टू मेजर द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब हमने पोटेंशियल एनर्जी को मेजर करने के लिए एक और रेफरेंस पॉइंट को चुना, और वो रेफरेंस पॉइंट है बेटा आपके पास इन्फिनिटी का, ठीक है। और ये जो हम नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं आज का, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये वही पोटेंशियल एनर्जी है जो कि आप ग्राउंड को नहीं बल्कि इन्फिनिटी को रेफरेंस पॉइंट मान के पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हो। यही तो आज हमने सीखना है, ठीक है। और यही हमारे पास होता है बेटा, जिसको हम बोलते हैं जी एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अभी डिटेल में आगे चल के सीखेंगे। अब जरा एक और मुद्दे पे आइए। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा आपको इसके पोटेंशियल एनर्जी एट डिस्टेंस इन्फिनिटी इज जीरो। अब एक और मसला आ गया, बच्चे अक्सर पूछते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, ये टॉपिक नया नहीं, ये पहले भी बुक्स के अंदर मौजूद था और ये हम पढ़ाते रहे हैं। अभी जो है वो थोड़ा बहुत उन्होंने कोर्स को आगे पीछे किया, तो ये टॉपिक भी आ गया आपका सेकंड ईयर में। अब बेटा ये इसमें बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि सर बताइए कि ये जो हमने कहा कि भाई इन्फिनिटी का इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट की डेफिनेशन भी आप देखेंगे ना, कि आप एक बॉडी को जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर से लेके इन्फिनिटी तक ले जाओ, जितना वर्क करना पड़ा वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। इन्फिनिटी क्यों लिया हमने, उसकी एक वजह है, ठीक है। एक तो आपको मैंने ये बता देना ताकि सबके लिए कॉमन पॉइंट हो, ठीक है। और दूसरा पॉइंट हमने ये कहा कि हमने ये कन्वेंशनली ये चीज मानी कि अब जब इन्फिनिटी डिस्टेंस के ऊपर आएंगे ना, तो वहां पर जो बॉडी की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसको हमने जीरो लेना है। बच्चे कहते हैं सर जीरो क्यों लिया, ठीक है। और वो ये भी सवाल करते हैं कि सर हम जब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है, तो जीरो कैसी होगी ऊपर जाके, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ बेटा, ये कन्वेंशनली हमने जीरो लिया है। और ये जीरो क्यों लिया है, अगर एक बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है, कोई मैस, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, एग्जैक्ट अमाउंट कितनी है आप बता नहीं सकते। कोई भी बॉडी जो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर पड़ी हुई है, आप उसकी एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी नहीं बता सकते। आप उसके ऊपर वर्क करो, यहां से यहां तक 10 जूल वर्क करोगे, 10 जूल एनर्जी उसके अंदर मजीद ऐड हो जाएगी। पहले कितनी थी आपको पता ही नहीं है, एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी आप बता ही नहीं सकते, क्योंकि आपको पता नहीं है कि पहले अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी थी। जब इस तरह के मसले होते हैं ना, फिर उसको जीरो रेफरेंस पॉइंट से जब हल किया जाता है, तो फिर ये आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है।
तो इस वजह से हमने जीरो को एज अ रेफरेंस पॉइंट लिया और एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की हेल्प से हम मालूम कर सकते हैं। अब यकीनन अभी तक आपको बात समझ में आई नहीं होगी, मैं रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं आपको ताकि आपके बात जहन में आ जाए। जरा ध्यान से सुनना। मेरी पॉकेट में ना, बात ध्यान से सुनना, पहले बता रहा हूं, मेरी पॉकेट में कुछ अमाउंट ऑफ रुपीज पड़े हैं जी, ठीक है, आपको नहीं पता कितने हैं, आपने इसमें 10 रुपीज और ऐड कर दी, मैं बोलूं बताओ टोटल कितने, बताओगे? नहीं बता सकते क्योंकि आपको पता नहीं है कि पहले कितनी अमाउंट पड़ी है। ठीक है, तो प्रॉब्लम आ गया ना। अच्छा, अब मैं जरा इसमें रेफरेंस पॉइंट जीरो लेके आता हूं। कैसे, मैं बताता हूं। देखो इसके अंदर अगर मैं बोलूं कि पहले कुछ भी नहीं है, जीरो अमाउंट है, खाली है, आपने 100 ऐड किए तो आप बता सकते हैं कि एग्जैक्ट अमाउंट 100 है। आपने अगर 200 ऐड किए, एग्जैक्ट अमाउंट 200 है। आपने 300 ऐड किए, एग्जैक्ट अमाउंट 300 है। आप बोलोगे बता दोगे, लेकिन किस तरह बताओगे कि पहले जीरो पर हो तो फिर जो आपने ऐड किया वो ऐड करने के बाद बता सकते हो कि एग्जैक्ट कितना है। लेकिन अगर पहले जीरो पर ना हो फिर तो नहीं बता सकते ना। तो जीरो ने बड़ा आपको हेल्प किया एग्जैक्ट अमाउंट बताने में कि मेरी पॉकेट में कितनी है। दूसरा तरीका देखो, एक और तरीका भी है, वो ये है कि देखो मेरी पॉकेट में कुछ अमाउंट पड़ी हुई है, ठीक है, आपको नहीं पता कि कितनी है। अगर मैं आपसे कहूं कि चंद इसमें से पैसे निकाल लो, आप कुछ इसमें से निकाल लें, सारे ना निकालें, कुछ निकाल लें, ठीक है, और फिर मैं आपसे पूछूं बताओ आप बाकी कितने हैं, बता सकते हो? नहीं बता सकते। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि इसमें से पैसे निकाल के इसको जीरो पे ले जाओ, तो आपने सारे निकाल लिए जीरो पे लेके, आप बता सकते हो कि मेरी पॉकेट में एग्जैक्ट अमाउंट कितनी थी? डेफिनेटली आप बता दोगे, है ना। तो देखो जीरो पॉइंट इन्वॉल्व करने से ना हमारे पास एग्जैक्ट अमाउंट कितनी है वो बताने में आप कामयाब होगे। या तो आप पहले पॉकेट को जीरो पे रखो, जो आपने ऐड किया आपको पता चल जाएगा एग्जैक्ट अमाउंट कितनी है, या फिर इसको फुल जीरो पे ले जाओ ताकि आपको पता लग जाए कि पीछे तो कुछ है नहीं, अब जो कुछ है यही है सर के पास, ठीक है, तो भाई इतनी अमाउंट है सर की पॉकेट में। ये वजह है, समझ गए हो? इस वजह से हम जीरो को इन्वॉल्व करते हैं और इसी वजह से ये एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए भी हम इस जो इन्फिनिटी पॉइंट है उसके ऊपर पोटेंशियल को हम जीरो लेते हैं। सही है बेटा? ओके जी, उसके बाद आगे चलते हैं जी। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, जब हम इसकी डेरिवेशन करेंगे ना लास्ट में एक आंसर आएगा, ठीक है, और उस आंसर के साथ ना एक नेगेटिव साइन होता है, तो बच्चे उससे कंफ्यूज होते हैं और ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन में आता भी है कि इसकी वैल्यू नेगेटिव क्यों है, ठीक है। तो बेटा अब जरा सुन लो, एक बात तो तय है कि भाई जब आप नीचे से ऊपर जाएंगे ना, अर्थ के सेंटर से दूर जाएंगे, तो ग्रेविटेशनल एनर्जी जो है वो बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि नीचे से ऊपर जाने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। आप वर्क करते जाओगे, बॉडी को डिस्प्लेस करते जाओगे, वर्क करते जाओगे, बॉडी को डिस्प्लेस करते जाओगे, वर्क एनर्जी में स्टोर होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। जैसे जैसे ऊपर जो जाते जाओगे उसके अंदर एनर्जी और बढ़ती रहेगी, और बढ़ती रहेगी, और बढ़ती रहेगी, और बढ़ती जाएगी। ऐसा ही होता है। और जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आते हो एनर्जी कम होती जाएगी, और कम होती जाएगी, और कम होती जाएगी। अगर इसको आप एग्जामिन करना चाहते हो रियल लाइफ में, तो एक ईंट ले लो और एक ईंट को यहाँ रखो, नीचे अपने पाँव रखो, ऐसे छोड़ोगे ना तो पाँव को कुचल देगी बिल्कुल। उसके पास इतनी ज्यादा एनर्जी थी। करना नहीं है एक्सपेरिमेंट, वैसे कह रहा हूँ, जरा सोचो इसको, ठीक है। अच्छा, अगर आप यहाँ से ना थ्रो करते, थोड़ा नीचे ले आए, नीचे ले आए, और नीचे ले आए, और नीचे ले आए, और नीचे नीचे लाते लाते बिल्कुल करीब ला के फिर छोड़ दें, वही ईंट अब आपको कुछ भी नहीं बिगाड़ेगी, जो कि पहले यहाँ से बहुत तबाही मचा रही थी। वजह क्या है कि ज्यादा हाइट पे उसके पास ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी थी, लेकिन जब आप नीचे ले आते हैं ना तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है, और कम, और कम, और कम, और कम। बिल्कुल नीचे लाके छोड़ेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी होगी बहुत थोड़ी, वो आपको डैमेज ही नहीं करेगी, है ना। तो याद रखो, ऊपर जाओगे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, नीचे आओगे पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, है ना। अब हमने जब एक आसानी के लिए ये मान लिया कि भाई इन्फिनिटी पॉइंट, यानी आप इतना दूर चले गए, इतना दूर चले गए, इन्फिनिटी पॉइंट के ऊपर चले गए, इन्फिनिटी पॉइंट के ऊपर जाके अब आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो हो गई है, ठीक है। तो ये आपकी मैक्सिमम एनर्जी है जो कि जीरो, हमने उसको कन्वेंशनली जीरो लिया। और जब आप नीचे आओगे तो अब पोटेंशियल एनर्जी कम होगी ना, और नीचे आगे और कम होगी। अब जरा सोच के बताओ, जीरो से कम वाली वैल्यूज कौन सी होती है? नेगेटिव। नंबर लाइन के ऊपर जीरो से कम वैल्यूज कौन सी होती हैं? नेगेटिव। जीरो से बड़ी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, जीरो से छोटी वैल्यू नेगेटिव होती हैं। अब हमने जब ज्यादा से ज्यादा एनर्जी ये वाली मानी, उसको हमने जीरो कह दिया, तो फिर उससे कम वाली वैल्यूज क्या होंगी? नेगेटिव होंगी, ठीक है। दैट्स वाई आपके पास जो आंसर आता है वो नेगेटिव आता है। समझिए बेटा? ओके जी, उसके बाद फिर आइए मेन अपने दो डेफिनेशंस के ऊपर, जो कि है एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब यहाँ पे आपको पहली चीज है, फर्क पता होना चाहिए एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का और पोटेंशियल का। यानी सिंपली मैं कहूँ तो पोटेंशियल एनर्जी का और पोटेंशियल का फर्क होना चाहिए। याद रखिएगा, ये पॉइंट मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है।
ओके मेरे बच्चों, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के ऊपर आ जाओ। मैंने बताया था कि भाई देखो ये पोटेंशियल एनर्जी है नीचे वाली, जिसमें हम ग्राउंड को एज ए रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। मसले मिसाइल थे उसके जो कि अलग अलग वैल्यूज मिल रही थी, एग्जैक्ट वैल्यू मिलती नहीं है। हमने कहा भाई इन्फिनिटी को रेफरेंस पॉइंट लो। अब इन्फिनिटी को रेफरेंस पॉइंट लेते हुए जो आप एक ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी को मेजर करोगे ना बेटा, उसको हम सिंपली क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और ये बॉडी की एग्जैक्ट पोटेंशियल एनर्जी को आपको बता देती है। सही है। और ये मालूम कैसे करते हैं, मैंने आपको आपके कान में एक बार डाल दिया है कि आप नीचे से ऊपर जाते हुए जितना वर्क करोगे उतनी ही उसके अंदर एनर्जी भर जाएगी। समझ गए हो? अच्छा, अब जरा यहां पर आ जाइए। तो बेसिकली वर्क ही एनर्जी में चेंज हो रहा होता है और वही पोटेंशियल एनर्जी होती है। अमाउंट ऑफ वर्क डन, जब हम इसकी एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, इसको यू से डिनोट करते हैं। अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी फ्रॉम अर्थ सरफेस टू पॉइंट एट इंफिनिटी। एक बॉडी को अर्थ की सरफेस से उठा के आप इंफिनिटी तक ले जाना चाहते हो, उसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। और जो वर्क आप परफॉर्म करेंगे वही वर्क इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इसमें बढ़ जाएगा और वही इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। समझ गए? ओके, सो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी फ्रॉम अर्थ सरफेस टू अ पॉइंट ऑन इंफिनिटी डिस्टेंस वेयर द वैल्यू ऑफ जी इज नेग्लिजिबल कॉल्ड एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। अब जब इन्फिनिटी पॉइंट पे चले जाते हैं ना तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वहां पे जीरो हो जाता है, क्योंकि आपने पढ़ा था ना वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड। जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है ना, जी की वैल्यू कम होती जा रही है, जी की वैल्यू कम, एल्टीट्यूड बढ़ता जा रहा है, जी की वैल्यू कम, फाइनली इन्फिनिटी पे जाकर जीरो हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे इस पॉइंट में आपने सिर्फ एक बात फोकस की कि आपने अगर एक बॉडी की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मालूम करनी है तो यहां से उठा के उसको इन्फिनिटी तक ले जाओ, जितना वर्क करोगे उतनी उसके अंदर एनर्जी आ जाएगी। समझ गए? और वही होगी आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, उसके बाद दूसरी चीज आ जाती है जी एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ये पोटेंशियल एनर्जी थी, ये पोटेंशियल है। इसको यू से डिनोट करते हैं, इसको वी से डिनोट करते हैं। इनमें फर्क समझिए। ठीक है बेटा, अक्सर बच्चे इनको मिक्स कर देते हैं, इनमें फर्क नहीं समझ पाते। बेटा एक सिंपल एनर्जी है, एक एनर्जी पर यूनिट मास है। एनर्जी को सिंपली हम पोटेंशियल एनर्जी कह रहे हैं और एनर्जी पर यूनिट मास को हम पोटेंशियल कह रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास क्या है? पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल को वी से डिनोट करते हैं। समझ गए बेटा? तो अब जरा देखिएगा यहाँ पे सिर्फ एक चीज का जिक्र होगा, चीज वही है यहाँ पर भी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जिक्र होगा किस चीज का, और वो है एनर्जी पर यूनिट मास का, ये वर्क डन पर यूनिट मास का, दोनों ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल V इज द वर्क डन पर यूनिट मास, जिसकी मैं बात कर रहा था, वर्क डन पर यूनिट मास। ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है? वर्क डन पर यूनिट मास है। ठीक है, इन ब्रिंगिंग अ स्मॉल मास फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। अब इंफिनिटी से किसी एक पॉइंट के ऊपर इन द ग्रेविटेशनल फील्ड लाने के लिए जो आप वर्क डन करते हैं ना, ठीक है, वो आपके पास जो है वर्क डन पर यूनिट मास, वो बेटा आपके पास क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा मजीद आगे एक पॉइंट लिख लें, क्योंकि मैं यहाँ पे इसको लिखा नहीं आगे, अ पॉइंट इनसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड, ये आप लिख लीजिए इसके अंदर। ठीक है, V से इसे डिनोट करते हैं, U डिवाइडेड बाय M इसका फॉर्मूला होता है। U यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, इसको मास से डिवाइड करें तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास आ जाती है। और मेरे बच्चों इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, अब हमने इसके लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए एक मैथमेटिकल रिलेशन डिराइव करना है। अब इसकी डेफिनेशन को गौर से देख लो, मैं अभी इसको बोर्ड को रेज कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बात की जा रही है, अगर आप U को या V को कैलकुलेट करना चाहते हो, पहले U को कैलकुलेट करोगे फिर V मिलेगी। तो ये क्या है, ये बेसिकली वर्क डन पर यूनिट मास है। तो आपने यहां से लेकर यहां तक वर्क डन निकालने हैं। ठीक है, वो आपके पास बराबर होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के, फिर उसको मास से डिवाइड कर देना है तो पोटेंशियल मिल जाएगा, बात खत्म। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अभी डेरिवेशन में वर्क कैलकुलेट करेंगे इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, अगर आप इसका मैथमेटिकल रिलेशन मालूम करना चाहते हो तो। समझ गए? अच्छा, अब एक और टेक्निकल पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, वो क्या बेटा, जब इस डेफिनेशन में आता है ना तो वो कहता है अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी फ्रॉम अर्थ सरफेस टू द पॉइंट एट इंफिनिटी, यानी अर्थ की सरफेस से इंफिनिटी तक वर्क। और जब वो इसमें आता है ना, इसमें ये है तो वही पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास है, मगर यहां पर वो क्या बात करता है, बुक में ये दोनों स्टेटमेंट लिखी हुई है कि वर्क डन पर यूनिट मास इन ब्रिंगिंग अ स्मॉल मास फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। अब उसको इंफिनिटी से उस पॉइंट पे लेके आना इनसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है ना, तो अब उसको इंफिनिटी से यहां पे लेके आ रहा है और यहां पे इस पॉइंट से इंफिनिटी, भले पहले कह रहा था यहां से यहां ले जाने में वर्क, फिर कह रहा है वहां से यहां ले जाने में वर्क। तो मेरे बच्चों याद रखना कि लेट सपोज ये दो आपके पास पॉइंट है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर एक बॉल पड़ी हुई है, उसके पास वर्क करने की सलाहियत नहीं है,
0 जूल एनर्जी मान लीजिए, इसको हम ग्राउंड को एज अ रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है, जिसकी एनर्जी 0 है। ओके, अब यहां से हमने 10 जूल वर्क किया, उसको यहां से यहां शिफ्ट कर दिया। 10 जूल आपने वर्क किया, W इज इक्वल टू 10 जूल, तो जो आपने वर्क किया वो इन दी फॉर्म ऑफ एनर्जी इसके अंदर भर जाएगा। 10 जूल एनर्जी इसके अंदर आ गई, पहले 0 जूल थी, उसमें 10 जूल ऐड हो गई, तो यहाँ पे बेटा उसके पास 10 जूल एनर्जी है, ठीक है। एनर्जी कितनी है? 10 जूल, ठीक है। अब अगर इसको अलाउ किया जाए कि वापस ये नीचे गिरे, तो जब ये यहां से नीचे जाएगी इधर, ठीक है, इधर आएगी, तो वापस ये 10 जूल वर्क करेगी, सही है। तो यहां पहुंचने के बाद फिर से 0 जूल उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो देखो यहां से ऊपर जाते हुए वर्क कितना हुआ? 10 जूल, ऊपर से नीचे आते हुए वर्क कितना हुआ? 10 जूल। फर्क सिर्फ ये है कि ये वर्क जो है वो हमने किया था इसको यहां से अपलिफ्ट करने में, और ये वर्क जो है वो उस बॉडी ने खुद किया ऊपर से नीचे आने में। ये वर्क डन ऑन द सिस्टम है, ये वर्क डन बाय द सिस्टम है। ये दोनों में जो है वो एक डिफरेंस है। लेकिन अगर हम बात करें मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क की, तो वो तो सेम है, यहां पर भी 10 जूल है, यहां पर भी 10 जूल है, तो इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इधर से इधर जाओ या उधर से इधर आओ, ठीक है, दोनों सूरतों में जो वर्क होता है वो सेम होता है। यहाँ पे वर्क डन ऑन द सिस्टम है, यहाँ पे वर्क डन बाय द सिस्टम है, बस इतना सा फर्क है। लेकिन हम बात करें मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क की, वर्क कितना हुआ, सेम अमाउंट ऑफ वर्क होगा, 10 जूल 10 जूल, इसलिए कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये भी आपका ठीक है। अब यहाँ से उसने कहा कि इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक ले आओ, जितना वर्क होगा वो उसके पास जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ले जाओ, वो फिर पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। एक ही चीज है, दोनों में कोई भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। ओके मेरे बच्चों, तो ये चीज आपने समझ ली है। अब जरा आ जाइए इसकी डेरिवेशन के ऊपर। तो बच्चों डेरिवेशन में वही पॉइंट जो आपको मैंने बताया था कि अगर आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हो तो आपको पहले वर्क कैलकुलेट करना पड़ेगा फ्रॉम पॉइंट 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये देखिए, ये अर्थ की सरफेस के ऊपर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ये ब्लैक कलर का, ठीक है। इस पॉइंट को हमने 0 पॉइंट मेंशन किया है, और यहां से उठा के आपने इसको इन्फिनिटी तक लेके जाना है, ठीक है। और इस दौरान जो वर्क हुआ वो वर्क जो है वो बराबर होगा एनर्जी के, ठीक है बेटा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फ्रॉम पॉइंट 0 टू इन्फिनिटी। तो सिंपली आपने 0 से पॉइंट इन्फिनिटी तक वर्क को कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब एक बात जरा ध्यान से सुन लीजिए, वर्क के लिए जो हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं ना बेटा, वर्क के लिए फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं वो ये होता है W इज इक्वल टू एफ डी कॉज ऑफ थीटा, ठीक है। लेकिन याद रहे कि ये वाला फार्मूला जो है वो आप उस सूरत में इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपके पास फोर्स कांस्टेंट रहे, ठीक है। अगर फोर्स चेंज हो जाए तो फिर आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करके वर्क को कैलकुलेट कर नहीं सकते। लेकिन 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 जब आप यहां से ऊपर जाते हैं ऐसे, ठीक है, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है, कम होती जाती है, कम होती जाती है, ठीक है। तो उसके वजह से यहां तक डायरेक्टली आप वर्क को कैलकुलेट नहीं कर सकते। फिर आप क्या करते हो, फिर आप ये करते हो, इसको छोटे छोटे पैचेस के अंदर डिवाइड कर लेते हो, ठीक है। अब ये एक पैच हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, और इस एक पैच को आप इस तरह से डिवाइड करते हो कि एक पैच के अंदर जो आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कांस्टेंट हो जाती है। जब एक पैच के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट हो सकती है तो अब उसके ऊपर आप ये वाला फार्मूला जो है वो अप्लाई करके वर्क को कैलकुलेट कर सकते हो। फिर सुन लो ध्यान से, यहां से लेकर यहां तक डायरेक्टली आप इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए वर्क कैलकुलेट नहीं कर सकते। वजह कि यहां से यहां तक फोर्स कांस्टेंट नहीं रहती, फोर्स कमजोर हो जाती है, चेंज होती रहती है, ऐसा ऐसा कम होती रहती है, ठीक है। इस वजह से हमने क्या किया, इस सारे पाथ को छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर लिया। अब हर एक पैच के अलोंग वर्क को कैलकुलेट कर लेंगे और उन सबको फिर हम ऐड कर लेंगे। इस तरह से हमारे पास ये जो वर्क है 0 से लेके इन्फिनिटी तक वो बराबर होगा W1 प्लस W2 प्लस W3 चलते चलते Wn तक। अब जो W1 है वो बेसिकली हमारा वो वर्क है जो कि पॉइंट 0 से लेके 1 तक हमने इसको डिस्प्लेस करते हुए किया। W2 हमारा 1 से 2 तक है, W3 हमारा 2 से 3 तक है, W4 हमारा 3 से 4 तक है। इस तरह चलते चलते n-1 से लेकर n तक ये हमारा जो है वो लास्ट वाला वर्क है जिसको हम Wn से डिनोट करते हैं, ठीक है बेटा जी। तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया है ड्यूरिंग दिस वर्क फोर्स इज नॉट कांस्टेंट, सो वी हैव टू डिवाइड द पाथ इनटू स्मॉल पार्ट इन विच फोर्स इज कांस्टेंट। तो कर दिया हमने इसको डिवाइड और इस तरह से हमने ये चीज लिख दी। अब मेरे बच्चों आपने 1 बाय 1 जो है वो एक पाथ का जो है ना वो पैच का वर्क को कैलकुलेट करते जाना है। तो सबसे पहले हम वर्क को कैलकुलेट कर लेते हैं जी, जो हमारा W1 है, वर्क W1, ठीक है। तो देखो भाई वर्क का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। इसके अंदर F जो है वो आपके पास एक एवरेज फोर्स होती है, मैंने AV लिखा साथ में, ठीक है। और डॉट प्रोडक्ट होती है ये साथ में डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे डेल्टा आर है, ठीक है। डेल्टा आर बेसिकली क्या है, मैंने यहाँ पे शो नहीं किया, मैं शो कर देता हूँ बेटा। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फासला है ना इसको हम डेल्टा आर से भी डिनोट करते हैं, ठीक है।
ये डेल्टा आर है, ये वाला भी डेल्टा आर इसको भी कह सकते हैं आप, दो पॉइंट के दरमियान जो डिफरेंस है। तो ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब ये जो एफ डॉट डेल्टा आर है, ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट आपने पढ़ी है, ठीक है। दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होती है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। उसी रिस्पेक्ट से हम यहाँ पे लिख देंगे एफ ए वी यानी एवरेज फोर्स, और उसके बाद डेल्टा आर, और उसके बाद कॉस, ठीक है। और यहाँ पे थीटा जो है उसकी वैल्यू आएगी 180 डिग्री, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ एक्ट कर रही है, ये फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है, और जो डिस्प्लेसमेंट हम कवर करा रहे हैं वो ऊपर की तरफ कवर करा रहे हैं। जब दोनों एक दूसरे के साथ ऑपोजिट होते हैं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऊपर को और ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे को, तो उन दोनों के दरमियान एंगल बेटा 180 बनता है, ठीक है। तो पुट कर दिया हमने, तो 180 cos 180 जो है वो -1 होता है। इस तरह से हमारे पास जो W1 की वैल्यू आएगी, W1 दैट इज इक्वल्स टू माइनस, यहाँ पे लगा देंगे क्योंकि इसकी जगह जो आएगा ना, चले मैं डायरेक्ट नहीं करता, साथ में एक स्टेप और कर देते हैं जी। एफ ए वी एवरेज फोर्स इंटू डेल्टा आर, और यहाँ पे cos 180 आ गया -1, ठीक है। तो फिर आप इसको यूं लिख सकते हो, माइनस ऑफ एवरेज फोर्स, और उसके बाद फिर साथ में आएगा डेल्टा आर। समझ गए मेरे बच्चों? ओके जी। अब ये जो फोर्स है ना, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। तो उसी से हम इसका फॉर्मूला पुट कर लेते हैं जी, W1 इज इक्वल्स टू, ये माइनस इसी तरह से आएगा, फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसका फॉर्मूला हम सब जानते हैं, G। दो मैसेज है, एक स्मॉल मैस है जिसका मैस मैंने बताया था कि M है, ये वाला मैस है ना, ठीक है, अर्थ का, इसका मैस है M, और एक ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मैस जो है वो स्मॉल m है, ठीक है। तो मेरे बच्चों हम ऐसा कर लेते हैं, कैपिटल G और M1 M2 की जगह पे कैपिटल M लिख देते हैं, और उसके बाद फिर हम स्मॉल m लिख देते हैं, ठीक है। और उसके नीचे आता है G, इनके दरमियान जो फासला है, इनके सेंटर्स के दरमियान फासला, वो मेरे बच्चों ये अर्थ है और ये ऑब्जेक्ट है, इन दोनों के सेंटर्स के दरमियान जो फासला होता है ना वो आप लेते हो, लेकिन ये इनके दरमियान एक एवरेज डिस्टेंस होता है। जब आप यहां से लेके यहां तक वर्क कर रहे हो ना, ठीक है, यहां से लेके यहां तक, तो अब एक फासला यहां से यहां तक ये वाला है, और एक फासला यहां से यहां तक ये वाला है, यानी इस पॉइंट से यहां तक और इस पॉइंट से यहां तक। ये देखिए, एक को हम आर ई से डिनोट करते हैं, एक को हम R1 से डिनोट करते हैं। तो हम ना छोटे वाला ले रहे हैं ना ही हम बड़े वाला ले रहे हैं, बल्कि इन दोनों की हम एवरेज निकाल देते हैं। ये देखो ग्रीन कलर की लाइन नजर आ रही है वाली, इसको हम बोलते हैं जी एवरेज, आर एवरेज, ठीक है। तो हमने इन दोनों के दरमियान जो एवरेज फासला है वो ले लिया, RAB। समझ गए? उस छोटे वाले ऑब्जेक्ट और अर्थ के सेंटर्स के दरमियान फासला RAB एवरेज है। उसके बाद फिर बेटा आता है आपके पास डेल्टा आर। डेल्टा आर क्या है जी? यहां से लेकर यहां तक फासला, ठीक है। तो अब ये किस तरह से आप कैलकुलेट करते हैं? देखो मेरे बच्चे, यहां से लेकर यहां तक फासला है R1, R1 से अगर आप RE निकाल देंगे तो आपको डेल्टा आर मिल जाएगा। तो याद रखिएगा, यहां पर जो डेल्टा आर है ना बेटा, वो डेल्टा आर बराबर है आपके पास बड़ी वाली वैल्यू माइनस छोटी वाली वैल्यू। बड़ी वाली वैल्यू है R1, छोटी वाली वैल्यू है आपके पास RE, ठीक है। ये आ गया, तो ये आपके पास एक रिलेशन आ गया, ठीक है बेटा। अब जरा बात ध्यान से सुनिएगा, यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? मैंने क्या बताया आपको, भाई हमने वर्क को कैलकुलेट करना है। पहले पैच में वर्क आ गया W1 किसके बराबर होता है, F डॉट डी। ये F आ गया, ये D आ गया, F डॉट डी का फॉर्मूला ओपन किया, FD cos थीटा होता है, ठीक है। cos थीटा वहां पे 180 बनेगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे को एक्ट कर रही होती है, और जो डिस्प्लेसमेंट हम कवर करा रहे हैं वो ऊपर को अगेंस्ट द फोर्स कवर करा रहे हैं, ठीक है। तो cos थीटा 180 सही है मेरे बच्चे। तो आपने यहाँ पे 180 पुट कर देना, cos 180 -1 होता है, तो इस तरह से माइनस शुरू में आ जाएगा, F एवरेज, और साथ में ये आ गया डिस्टेंस, ये फोर्स और ये डिस्टेंस, साथ में माइनस साइन। फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, जो कि बराबर होती है G M1 M2 ओवर R का स्केयर। यहाँ पे स्केयर भी लगाना चाहिए, ठीक है, मैं यहाँ पे स्केयर लगा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास क्या आ जाता है जी, ये फासला हमारे पास डेल्टा R है, जो कि बराबर बनता है जी R1 माइनस RE के। तो इस तरह से हमने ये पहला जो वर्क है वो कैलकुलेट कर लिया। अब मेरे बच्चों यहाँ पे एक कुछ स्टेप्स हमने करने हैं जिनका ताल्लुक हमारे कंसेप्ट से नहीं है, सिर्फ हमारी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम कुछ स्टेप्स करेंगे। मैं फिर से बता रहा हूं, अब जो मैं कुछ स्टेप्स करूंगा उनका जो ताल्लुक है वो हमारे कंसेप्ट, हमारे क्वेश्चन के कंसेप्ट से नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम उन स्टेप्स को करेंगे। वो स्टेप्स क्या हैं जी, ठीक है, वो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, जो हमने ये वैल्यू यूज की है कि भाई देखो कि जो डेल्टा आर है, ठीक है, डेल्टा आर किसके बराबर है? डेल्टा आर बराबर है मेरे बच्चे बड़ी वाली वैल्यू R1 माइनस छोटी वाली वैल्यू RE, इसके बराबर है। इसको हम एक नाम दे देते हैं जी, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1। ओके,
अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास ये एक और वैल्यू है एवरेज, एवरेज जो आ गया डिस्टेंस बिटवीन बोथ दीज बॉडीज, उसको हम कहते हैं आर एवरेज, ए वी। वो कैसे निकालते हैं जी हम? वो हमने ऐसे निकाला था बेटा कि ये छोटी वाली वैल्यू और ये बड़ी वाली वैल्यू दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास एवरेज वैल्यू आ गई मिड में, ग्रीन कलर वाली, ठीक है। और वो हम कैसे निकालते हैं? वो निकालते हैं जी हम R1 प्लस आर ई और डिवाइडेड बाय निकालते हैं जी हम उसको 2 से। ये दो इक्वेशन आपने लिख ली, ठीक है बेटा, ये दो इक्वेशन। ये सारे का सारा स्टेप ना हम सिर्फ एक इस वाले पॉइंट के लिए कर रहे हैं, इसको हमने चेंज करना है, क्योंकि इसको चेंज करेंगे तो हमारी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा आसान होगी। मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि आखिर इसने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से हमारी कैलकुलेशन आसान हुई है, ठीक है। ओके, तो ये एवरेज आ गई हमारे पास ये वाली, और चेंज इन डिस्टेंस या सिंपली डिस्टेंस कह लें आप, R1 माइनस आर ई, वो ये वाला आ गया। अब मेरे बच्चों आप ऐसा करो कि इसमें से ना जो ये आर ई है ना उसको आप इधर ले आओ, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास डेल्टा आर प्लस आर ई इज इक्वल टू क्या बनेगा? R1। ये बन गया। अब ये वाली वैल्यू आपने पुट करनी है, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। दूसरा वाला 2 लिखना है, ये रोमन वाला, इसके अंदर हमने पुट करनी है। ओके, अब जरा देखो, ये आर एवरेज ऐसे लिख दिया हमने, इज इक्वल टू R1, R1 की ये वाली वैल्यू है, कौन सी वाली? डेल्टा आर प्लस आर ई प्लस ये वाला आर ई, ठीक है, और डिवाइडेड बाय आ जाएगा बेटा आपके पास 2, ठीक है। ओके जी, अब देखिए मेरे बच्चे, ये आपने आर एवरेज इसी तरह से लिखनी है। अब देखिए एप्पल प्लस एप्पल 2 एप्पल होता है, तो 2 टाइम आर ई प्लस डेल्टा आर, 2 दोनों के नीचे डिवाइड हो रहा था ना, तो अलग अलग दोनों के नीचे डिवाइड कर दो, इसके नीचे अलग डिवाइड कर दो, इसके नीचे अलग डिवाइड कर दो, ठीक है। ये 2 इस 2 से कट जाएगा इधर ही, इसके नीचे 2 इसी तरह रहेगा। अब यहां पे देखो आर ए बी का स्क्वायर है, ये आर ए बी की वैल्यू आई है, तो आप ऐसा करो इधर ही इसका स्क्वायर भी ले लो ताकि आपको यहां पे जाके मुश्किल ना हो। तो स्क्वायर ले लेंगे दोनों तरफ, तो आर एवरेज इसका स्क्वायर ले लिया और इधर भी स्क्वायर लेना पड़ेगा, आर ई प्लस डेल्टा आर बाय 2 होल का स्क्वायर, ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होगा? मैं यहां पे एक लाइन लगा लेता हूं ताकि हमारा जो है वो थोड़ा सा काम नीट नीट रहे, ठीक है। ओके जी, लाइन लग चुकी है। अब इसका स्क्वायर हम लिख लेते हैं जी, यहां पे आर एवरेज का स्क्वायर बराबर है ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहां पे ओपन करेंगे, जिसके मुताबिक आर ई का स्क्वायर बनेगा, फिर प्लस, फिर इसका स्क्वायर बनेगा यानी डेल्टा आर बाय 2 होल का स्क्वायर, फिर प्लस 2 ए बी होता ना, 2 ए बी, ठीक है, इसमें आएगा आर ई और फिर साथ में मल्टीप्लाई होगा डेल्टा आर बाय 2, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। अब ये वाला 2 इधर ये 2 से कट गया, ठीक है। और ये जो डेल्टा आर है ना, डेल्टा आर, डेल्टा जो है ना बेसिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं चेंज को, ठीक है, डेल्टा आर स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करता है, और ये एक स्मॉलर वैल्यू है, स्मॉलर वैल्यू का स्क्वायर ले लेंगे तो वो बहुत ही स्मॉल हो जाता है, इज वेरी स्मॉल, ठीक है, ये बहुत स्मॉल है, इसलिए इसको हम जो है वो निग्लेक्ट कर देंगे और 0 के इक्वल कर देंगे, ठीक है, सो इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। तो इस वजह से, क्योंकि डेल्टा आर कहते हैं स्मॉल चेंज को, स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। अब स्मॉल नंबर का अगर आप स्क्वायर लेंगे तो वो और स्मॉल आ जाएगा। अगर आप इसको चेक करना है, 0.5 एक स्मॉलर नंबर है ना, उसका स्केल 0.25 बन जाएगा, यानी उससे आधा रह जाएगा, है ना। तो इसलिए जब ये डेल्टा आर एक स्मॉलर वैल्यू है, स्मॉलर वैल्यू का स्केल लेंगे और स्मॉलर हो जाएगी, इसको निगलेक्ट कर दो, ये 0, ठीक है। तो ये आ गया आर ए बी एवरेज उसका स्केयर, दैट इज इक्वल टू आर ई का स्केयर प्लस यहां पर बचेगा आपके पास आर ई और साथ में आएगा डेल्टा आर, ठीक है। अब अगेन आप क्या करो, इस डेल्टा आर के अंदर जो है ना ये वाली वैल्यू पुट कर दो, किधर की डेल्टा आर की वैल्यू? ये वाली, ठीक है, आर ए बी। अब मेरे बच्चों यकीनन आपके लिए ये स्टेप्स जो है वो थोड़े मुश्किल होंगे, क्योंकि आपने इनको मेमोराइज ही करना है, ठीक है। ये कुछ स्टेप्स है, मैंने आपसे पहले कहा था कि इनका ताल्लुक कंसेप्ट से नहीं है, इनको आपने 2-3 बार प्रैक्टिस करनी, इंशाल्लाह याद हो जाएगा, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी है, ठीक है, लेकिन थोड़ी सी आपको यहाँ पे प्रैक्टिस चाहिए होगी, यहाँ पे आपकी मेमोरी जो है ना थोड़ी सी इस्तेमाल होगी इसके लिए, ठीक है। तो बेटा आपने डेल्टा आर की दोबारा से ये वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, ये डेल्टा आर की वैल्यू R1 माइनस आर ई,
तो आर ई का स्क्वायर प्लस आर ई और आर डेल्टा आर की जगह वैल्यू पुट करेंगे R1 माइनस आर ई, तो R1 माइनस आर ई आ गया। ठीक है, सो आर एवरेज का स्क्वायर इज इक्वल टू आर ई का स्क्वायर प्लस R1 आर ई आर ई R1, और उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आर ई का स्क्वायर। अब देखो आर ई का स्क्वायर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कट जाएंगे, सो आर ए वी जो बचेगा आपके पास मेरे बच्चों वो बचेगा सिर्फ और सिर्फ ये आर ई R1। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू थी, इसका स्क्वायर भी था। ठीक है, जो कि हमारी कैलकुलेशन को बहुत ज्यादा आसान कर देगी। अब देखो मेरे बेटा ये जो था ना वी ए वी का स्क्वायर आर ए वी का स्क्वायर यानी एवरेज आर का स्क्वायर था, वो बराबर आ गया आर ई इंटू R1 के। ये वैल्यू आपने यहां पे प्लग इन करनी है। ठीक है, तो दोबारा मैं आ जाता हूं उसी कलर में। W1 इज इक्वल्स टू माइनस जी एम एम ओवर आर ई R1 और साथ में मल्टीप्लाई होगा R1 माइनस आर ई, R1 माइनस आर ई। ठीक है, अच्छा अब देखो ये जो था ना आर ए वी का स्क्वायर, ये इसके साथ कटिंग नहीं कर सकता था, मुश्किल थी, है ना। मगर जब आपने इसको यूं लिख दिया ना तो अब ये आसानी से इससे कटिंग होगा। मैं बताता हूं कैसे। आप यहां पे लिखो W1 इज इक्वल टू माइनस जी एम एम और उसके बाद इसको ना इसके नीचे हम लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हम यूं लिखेंगे R1 डिवाइडेड बाय R1 आर ई माइनस इसके नीचे भी लिखना पड़ेगा आर ई डिवाइडेड बाय R1 आर ई। ठीक है बेटा, अब देखो R1 R1 से कट जाएगा, आर ई से कट जाएगा, सो W1 विल बी इक्वल टू माइनस जी एम एम और यहां पे आपके पास आएगा R1 से कटने के बाद 1 ओवर आर ई माइनस आर ई से कट गया 1 ओवर R1। ये आपके पास एक रिलेशन आ गया। ठीक है, ये अब यहां पे आके आपने रुक जाना है और इधर ही इसको छोड़ देना है। उसके बाद मेरे बच्चों आपने क्या करना है, बाकी जो वर्क को कैलकुलेट करना है जो कि W2 था। अब जरा W2 के ऊपर आ जाओ। W2 में क्या होगा, इसी तरह से आपके पास जो है यही चीज होगी, सेम टू सेम, बार बार ये स्टेप रिपीट करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट इसके ऊपर आ जाए, माइनस आएगा क्योंकि हर बार जो है वो फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऑपोजिट है, एंगल 180 होगा, हर बार ऐसा ही होगा। हर बार ग्रेविटेशनल फोर्स आएगी जो कि जी एम एम के बराबर होगी। अब नीचे अब की बात देखो, पिछली बार जब था ना ये था आर एवरेज आर का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली डेल्टा आर था ना, इसके दरम्यान हमने एवरेज ली थी। ये यहाँ पे ये था हमारे पास आर ई, तो ये था R1, इन दोनों की एवरेज आई थी हमारे पास, ये ग्रीन कलर वाली आर एवरेज, ये इन दोनों की एवरेज थी। इसी तरह से अब जो है ना 1 और 2 के दरम्यान एवरेज आएगी। लिखने की जरूरत नहीं है, लेने की जरूरत नहीं है, ड्रा करने की जरूरत नहीं, बस आप जेन में रख लीजिए। उसी तरह का आर जो है वो नीचे होगा। और जैसे हमने इसके लिए एक सारी कैलकुलेशन करके ये देखा था कि ये जो आर ए वी का स्क्वायर है ये बेसिकली जो R1 और आर ई इन दोनों की प्रोडक्ट बन जाता है, बिल्कुल इसी तरह से दोबारा करने की जरूरत नहीं है। मगर यहाँ पर जो आपके पास ये आर एवरेज का स्क्वायर आएगा वो बेटा आपके पास आएगा R1 R2 की सूरत में। जैसे ये देखो ना, ये था ना आर एवरेज का स्क्वायर किस में बदल गया, आर ई R1, जो कि यहां पर लिखे थे R1 आर ई। बिल्कुल इसी तरह से याद रखो कि अगली बार ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है इस तरह से ये चीज सेम आ जाती है। जब आप W2 की बात करेंगे, W2 कहां पर है, 1 से लेकर 2 पॉइंट तक, तो 1 वाला है R1 और 2 वाला है R2। तो अब आपका जो यहाँ पे रेडियस का या डिस्टेंस का स्क्वायर आएगा उसकी जगह लिखोगे R1 R2 डायरेक्टली, और उसके बाद जो डिस्टेंस है डेल्टा आर, वो डेल्टा आर क्या होगा, वो डेल्टा आर बेटा अब आपका यहां से लेकर यहां तक होगा। अब ये होगा डेल्टा आर, ये यहां से लेकर यहां तक ये आ गया डेल्टा आर। अब डेल्टा आर किसके बराबर होगा, R2 माइनस R1 के। ये देखिए ये R2 है, ये R1 है, इसमें से आप ये वाला निकाल दें तो आपको ये लेंथ मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से अब आप डायरेक्टली यहां पे लिखेंगे कि अब हम जो है वो R2 माइनस R1 कर रहे हैं। ठीक है, 1 लिख दिया मैंने, R1। ठीक है, फिर से इसके नीचे डिवाइड कर दीजिए, सही है। W2 इज इक्वल टू माइनस जी एम एम और यहां पे R2 डिवाइडेड बाय R1 R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 R2। ठीक है बेटा, अब देखिए जरा कटिंग करें इसकी, तो आपको W2 मिलेगा
माइनस जी एम एम, और यहाँ पे R2 से कट गया 1/R1 माइनस R1 से कट गया 1/R2, ये मिला आपको बस। ठीक है, अब तीसरी बार आपको ये भी स्टेप करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखते जाओ। W3 आएगा तो W3 कहां से कहां तक है, ये 2 से लेकर 3 तक है, तो ये है आपके पास R2, ये वाला होगा आपके पास R3। ठीक है, तो माइनस जी एम एम। अब देखो जरा यहां पे थोड़ा गौर करो ना, जब ये W2 आएगा ना, यानी 1 से 2 वाला, तो यहां R1 यहां R2, जब इसी तरह से यहां पर जब आप जो है W3 पे आएंगे यानी 2 से 3 पे, तो यहां पे आएगा 1/R2 माइनस 1/R3। ठीक है, इसी तरह से W4 पे आ जाओ, W4 कहां से कहां होगा, ये है 3 से 4 तक, इसमें R3 R4 इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो लिखोगे माइनस जी एम एम। ठीक है, तो यहां लिखोगे 1/R3 माइनस 1/R4। ठीक है, ऐसे हो गया। इस तरह करते करते अब आगे मजीद करने की जरूरत नहीं है, लास्ट में चले जाओ जो कि Wn है, n-1 पॉइंट से n पॉइंट तक। ठीक है, तो मेरे बच्चों वहां पर क्या होगा, अब यहां पे लिखोगे आप Wn। ठीक है, Wn कहां से कहां तक है, n-1 से लेकर n तक। अब इसका जो फासला होगा वो होगा Rn-1, और इसका जो फासला होगा सेंटर से वो होगा Rn। ठीक है, और इन दोनों के दरमियान जो फासला है वो है डेल्टा R, और डेल्टा R किसके बराबर होगा, Rn-1। ठीक है बेटा, तो आप क्या करोगे, आप यहां पे डायरेक्टली लिखोगे माइनस जी एम एम, उसके बाद लिखोगे जी 1/Rn-1 माइनस 1/Rn, बस ये हो गया। ठीक है, तो सारा का सारा काम क्या किया आपने, बेसिकली यहां पर आपने वर्क पहला कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद आर ए बी यानी जो एवरेज डिस्टेंस है, ठीक है, उसका स्केयर आपने इस स्टेप्स के थ्रू चेंज किया R e इंटू R1, उसके बाद मसला आपका हल हो गया। बाकी आप एक आपके पास रिजल्ट आ गया, आप चाहें तो डायरेक्टली इसको देखते हुए ऑब्जर्व करते हुए, ठीक है, कि ये 1 से लेकर R e तक है ना, ये देखो ये 0 से 1 तक, यानी कि R e वाले पॉइंट से R1 वाले पॉइंट तक है, दो वैल्यू उसमें आएंगी R e और R1। ठीक है, छोटी वाली R e है, बड़ी वाली R1 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे बड़ी वाली वैल्यू माइनस छोटी वाली वैल्यू, फिर उसके नीचे उन्हीं दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दो, ये उनके नीचे डिवाइड होगी तो फिर आएगा 1/R e माइनस 1/R1। छोटी वाली पहले आ गई, बड़ी वाली बाद में आ गई 15 रिलेशन में। तो अगली बार जब आप आओगे W2 के ऊपर, वो 1 से 2 है, तो यहाँ पे लिखोगे बेटा आप R1 माइनस R2। जब अगली बार आओगे आप 2 से 3 पर, तो डायरेक्ट कर दो यहाँ पे जो 3 वाला है R2 R3, छोटी वाली पहले बड़ी वाली बाद में, R4 पे आएंगे R3 R4, और भी करना चाहते हो एक स्टेप और कर सकते हो, वरना जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, यहां तक आपने काम कर लिया। अब आपका मेन मकसद क्या था, आपने बेटा करना यह था यहां से लेकर यहां तक वर्क को कैलकुलेट करना था। तो वो वर्क को कैलकुलेट करने के लिए डायरेक्ट तो हो नहीं सकता था क्योंकि फोर्स कांस्टेंट नहीं थी, तो हमने पैचेस में, छोटे छोटे पैचेस में वर्क को कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब वर्क को कैलकुलेट करने के बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा उसको मैं बताता हूं आपको। पहले मैं यहाँ पे एक लाइन लगा लूं। ठीक है बेटा, ओके जी, यहाँ एक लाइन ड्रा कर लेते हैं ताकि हमारे पास थोड़ा सा साफ साफ काम नजर आए। ये हमने लाइन ड्रा कर लिया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं जी। अब ये जो मैंने कलर चेंज किया ना, ये इसलिए चेंज किया ताकि आपको पता चले कि इनका जो है कोई सिग्निफिकेंस हमारे कंसेप्ट में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। कैलकुलेशन कैसे आसान बनाता है मैं अभी आपको ये चीज समझा देता हूँ। देखो मेरे बच्चों, अब आपने इन सब को जो है वो ऐड करना है। जो W था ना आपके पास, W, वो W किसके बराबर था जी, W1 W2 W3 इन सब के बराबर था। सबसे पहले जो वर्क था बेटा आपके पास वो कौन सा वाला आया था, W1, ये वाला फाइनल था। तो लिखता हूँ जी माइनस जी एम एम, और यहाँ पे आएगा 1/R e माइनस 1/R1, 1/R e माइनस 1/R1। ठीक हो गया। उसके बाद फिर दूसरा आप ऐड करें उसके अंदर W2, वो माइनस साइन के साथ है इसलिए माइनस लगा दो, माइनस जी एम एम। ठीक है, इसके साथ भी आप यहाँ पे लिखो जी, क्या लिखोगे, कहाँ गया W2, ये वाला, हाँ 1/R1 माइनस 1/R2, 1/R1 माइनस 1/R2 लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट जो है, फिर आप उसके बाद नेक्स्ट एक और लिख दो, माइनस जी एम एम। ठीक है, और 1/R2 माइनस 1/R3। ठीक है, उसके बाद एक और लिख दो, माइनस जी एम एम। ठीक है, और ये आएगा 1/R3 माइनस 1/R4। उसके बाद आगे चलते चलते, ठीक है, चलते चलते जाएं आगे। ठीक है, बल्कि यहाँ पे चलो लगा दिए साइन।
आगे चलेंगे बेटा यहाँ पे, तो उसके बाद फिर आएगा जी आखिरी वाला कौन सा जी, माइनस जी एम, और यहाँ पे इसके पास आएंगे 1/r(n-1) माइनस 1/r(n). ये आपने सबकी वैल्यूज यहाँ पुट कर दी। अभी देखो इनमें एक चीज कॉमन है, क्या? माइनस जी एम एम सब में कॉमन है, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे जी, हम इसको कॉमन ले लेंगे, माइनस जी एम। जब इसको आपने कॉमन ले लिया तो पीछे क्या रह गया आपके पास, फिर पीछे आपके पास ये वाली वैल्यू रहेगी 1/re माइनस 1/r1, ठीक है, प्लस फिर आपके पास ये वाली वैल्यू आ गई 1/r1 माइनस 1/r2। ये प्लस इसलिए है क्योंकि आपने माइनस कॉमन लिया है, साथ देखो माइनस भी कॉमन लिया है। फिर उसके बाद अगली वैल्यू क्या आएगी, प्लस 1/r2 माइनस 1/r3, ठीक है। फिर आगे आएगा आपके पास, यहीं पे लिख देता हूँ जी, प्लस 1/r3 माइनस 1/r4, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर चलते चलते आखिर में आ जाएंगे 1/rn-1 माइनस 1/rn, यहाँ प्लस आएगा, ठीक है। और ये आपके पास ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, ठीक है। क्या किया, इसको सब में कॉमन था, माइनस साइन के साथ कॉमन ले लिया। अब उसके बाद क्या होगा, जरा अंदर देखो जी, ये r1 माइनस 1/r1 प्लस 1/r1 कट गया, माइनस 1/r2 प्लस 1/r2 कट गया, माइनस 1/3 प्लस 1/3 कट गया। इसी तरह हर एक टर्म नेक्स्ट अगले टर्म से कटती जाएगी। अब क्योंकि हमने इससे आगे वाली टर्म लिखी नहीं है ना, नहीं तो फिर ये वाला उससे कट जाता, ठीक है, और इससे इधर वाली टर्म हमने नहीं लिखी ना, वरना ये वाला उससे कट जाता। तो बचेगा कौन सा, एक पहला वाला बचेगा और एक इसमें आखिरी वाला बचेगा, बाकी सब बीच वाली टर्म कट जाएंगी। क्योंकि देख लो ना, एक टर्म दूसरी से कट रही है, दूसरी तीसरी से कट रही है, तीसरी चौथी से कट रही है, चौथी पांचवी से कट रही है। अगर आगे वाली टर्म लिखूंगा तो उसका भी एक टर्म इससे कट जाएगी, और अगर इससे पहले वाले लिखूंगा तो उसका भी ये टर्म कट जाएगी। इसलिए हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा W इज इक्वल टू माइनस जी एम, और साथ में यहाँ पे एक पहला वाला बचेगा 1/re और एक आखिरी वाला बचेगा 1/rn, ठीक है। ये आ गया, ये हमारे पास बेटा पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब हमने क्योंकि यहाँ पे जो Rn पॉइंट इसको लिया हुआ है इन्फिनिटी, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे बताएंगे एज Rn इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, W इज इक्वल टू माइनस जी एम 1/re माइनस 1/infinity, ठीक है बेटा जी। तो 1/infinity 0 होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ जी, 1/infinity इज इक्वल टू 0, ओके। सो W इज इक्वल टू माइनस जी एम, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रह गया 1/re, ठीक है। ये मेरे बच्चों आपके पास एक रिलेशन आ गया, जो कि यहाँ पे re जो है वो रेडियस ऑफ द अर्थ है। और अगर आप एक जनरल रिलेशन निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो फिर आप यूं लिखेंगे W इज इक्वल टू माइनस जी एम ओवर स्मॉल r लिख देंगे, ठीक है। ये बस, ये आपके पास एक जनरल रिलेशन जो है वो आ गया। और ये देखो, हमने शुरू में बात की थी कि ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ना, वो बेसिकली वर्क के इक्वल होती है। तो अब आप जो है वो यहाँ पर जो W है उसकी बजाय आप क्या लिख दो, U लिख दो, जिसको हमने डेफिनेशन में डिनोट किया था कि हम इसको U से डिनोट करते हैं। तो अब जो हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ गई ना मेरे बच्चों, वो आ गई U इज इक्वल टू माइनस जी एम ओवर R, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। और हम इसे हाईलाइट कर लेते हैं इससे, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद फिर हमने बात की थी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास को हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहते हैं। आपको वो फार्मूला याद था ना, हमने पढ़ रहा था कि भाई ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है V दैट इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, पढ़ा था। तो हमने अब क्या करना है, अगर हम इसको जो है वो पोटेंशियल में लेके जाना चाहते हैं, दोनों तरफ m से डिवाइड कर देंगे, U डिवाइडेड बाय m इधर भी कर दो, माइनस जी एम डिवाइडेड बाय r, और इधर भी मास से डिवाइड कर दो। अब ये m इस m से कट जाएगा, और ये u बाय m किसके इक्वल बन जाएगा, v के, यानी जो कि पोटेंशियल है, v इज इक्वल टू माइनस जी एम ओवर r। क्लियर हुई बच्चे? तो ये फाइनल रिलेशन आ गया पोटेंशियल के लिए, ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन, और ये आ गया पोटेंशियल के लिए, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास को पोटेंशियल कहते हैं, तो ये आ गया रिलेशन,
ठीक है बेटा, यही हमारा वो फाइनल रिलेशन है जिसको हमने मैथमेटिकली कैलकुलेट करना था। अब हम थोड़ा सा बस इस आंसर को जरा एनालाइज कर लेते हैं, इसको जरा स्टडी कर लेते हैं ये क्या बताता है। और एक ये छोटा सा ग्राफ भी है, इस ग्राफ को भी हम साथ में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, अब एक बात याद रखो, जो बात हमने सीखी थी, ठीक है, कि पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज आता है अगर आप हाइट के ऊपर जाते जाएंगे, ठीक है, ऊपर जाते जाएंगे, वर्क करते चले जाएंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी ना, तो हाइट बढ़ने से पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा होगा। अब वो बात यहाँ से इस फार्मूले से हमने साबित भी करनी है, ये जो बात, ये जो रिलेशन निकल के आ रहा है, इस रिलेशन से क्या चीज हमें मिलती है, उस चीज को हमने देखना भी है। ठीक है, देखो मेरे बच्चों, ये थोड़ा थोड़ा सा आपका ना यहाँ पे ध्यान मुझे चाहिए होगा बेटा, इसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा लिटिल बिट टफ है, लेकिन आपका फोकस होगा तो आप इंशाल्लाह अंडरस्टैंड कर जाएंगे। ठीक है, ये जो चीज है ना हमारे पास, ये GM/R, ठीक है, साथ में एक नेगेटिव नंबर लगा, नेगेटिव साइन है, तो बेटा ये एक नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर ये जो R है ना, R ये बेसिकली फासला है, ठीक है, जो कि यहां से हम ऊपर जाते हुए कवर करते हैं ना, ये फासला कह लीजिए, डिस्टेंस। जितना ज्यादा फासला होता चला जाएगा, जितना ज्यादा फासला होता चला जाएगा, ज्यादा फासला होने का मतलब यह है कि डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा, और जब किसी वैल्यू का डिनोमिनेटर बढ़ जाता है ना, तो वो वैल्यू छोटी हो जाती है। अब वैल्यू छोटी होने का मतलब है कि उसकी नेगेटिविटी कम हो गई है। ठीक है, और नेगेटिविटी कम होने का मतलब मेरे बच्चों होता है कि उसमें इंक्रीज आया है। तो जो बात हमने सीखी थी कि अगर आप फासला बढ़ाएंगे, यानी कि ज्यादा ऊपर तक जो है डिस्प्लेसमेंट कह रहा हूँ, यहाँ से ये फासला बेसिकल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से ऊपर जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती चली जाएगी ना, वही बात ये भी आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर आप जो है वो R की वैल्यू बढ़ाएंगे, डिस्टेंस बढ़ाएंगे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, ज्यादा बॉडी को ऊपर लेकर जाएंगे, तो ये नेगेटिविटी जो है वो कम होती जाएगी। मैं आपको ना नंबर लाइन ड्रा करके एक्सप्लेन करता हूँ। देखो एक नंबर लाइन होती है ना बेटा, नंबर लाइन, ठीक है, और उसमें ये आपकी वैल्यू 0 होती है, इधर -1 होता है, इधर -2 होता है, इधर -3 होता है, इधर -4 होता है, इधर 1 होता है, इधर 2 होता है, इधर 3 होता है, इधर 4। तो इंक्रीज जो आ रहा होता है ना, इसमें इंक्रीज नंबर में इंक्रीज इस डायरेक्शन में आ रहा होता है। ठीक है, अब ये देखिए, मोर नेगेटिव, ये उससे कम नेगेटिव, ये उससे कम नेगेटिव, ये उससे कम नेगेटिव, और ये फिर 0 हो गई। ठीक है, तो ये जो -4 था ये बहुत ज्यादा नेगेटिव है, छोटी वैल्यू है। नेगेटिविटी कम हुई, नंबर बढ़ गया, नेगेटिविटी और कम हुई, नंबर बढ़ गया, नेगेटिविटी और कम हुई, नंबर और बड़ा हो गया, नेगेटिविटी खत्म होगी, नंबर और बड़ा हो गया। बात को समझ गए हो? तो मेरे बच्चों, ये जो R है, ठीक है, ये डिनोमिनेटर में आ जाता है, यानी आपके पास एक नंबर है ना, लेट्स सपोज एक 100 एक नंबर आपके पास, ठीक है। अब इसका डिनोमिनेटर अगर आप कोई छोटा नंबर रखते हैं, ठीक है, मैं इधर रखता हूं जी 2, छोटा नंबर है ना, तो आपको जवाब मिलता है 50। ठीक है, अगर आप डिनोमिनेटर को बड़ा कर देते हो, आप इसको 4 कर देते हो, तो जवाब क्या मिलेगा आपको? छोटा मिलेगा 25। ऐसा ही है। तो इसी तरह से जब आप फासला बढ़ाते हो, यहां से ज्यादा ऊपर तक बॉडी को लेकर चले जाते हो, जब ज्यादा ऊपर तक बॉडी को लेकर जाओगे मेरे बच्चों, तो ज्यादा ऊपर ले जाने से क्या होगा कि R की वैल्यू बढ़ेगी। अब R है डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो आंसर छोटा देगा, और क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है, यानी नेगेटिविटी कम हुई, नेगेटिविटी कम होने का मतलब इंक्रीज है। यानी फर्स्ट कर लो, अगर पहले -4 आंसर आता था तो अब -3 आएगा, नेगेटिविटी कम हुई, फिर -2 आएगा, नेगेटिविटी और कम हुई, फिर -1 आएगा, नेगेटिविटी और कम हुई। तो नेगेटिविटी कम होने का मतलब मेरे बच्चों इंक्रीज ही है, क्योंकि नंबर लाइन में देखो यहां से इस तरफ नंबर्स इंक्रीज करते हैं। सही है। अच्छा, अब इस चीज को हम ग्राफिकली भी यहाँ पे एनालाइज करते हैं। ठीक है, अब दोनों चीजें, ये पोटेंशियल के लिए भी यही कंसेप्ट है और पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी यही कंसेप्ट है। पोटेंशियल एनर्जी में भी देखो यहाँ पे क्या है, R है, ये भी इसके नीचे R है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। ठीक है, तो फासला बढ़ाएंगे, R की वैल्यू बढ़ेगी तो नेगेटिव वैल्यू छोटी होती चली जाएगी। जितनी नेगेटिव वैल्यू छोटी होगी उतना असल में इंक्रीज आ रहा है, क्योंकि देखो ये -4 बहुत ज्यादा नेगेटिव है, -3 उससे नेगेटिव, कम नेगेटिव, -2 उससे कम नेगेटिव, -3 उससे कम नेगेटिव, और यहां से आगे चलते जाए तो जब नेगेटिविटी कम होती है तो नंबर बढ़ रहा है, नंबर बढ़ रहा है, नंबर बढ़ रहा है। तो नेगेटिविटी कम होने से नंबर बढ़ता है, इसलिए डिनोमिनेटर बड़ा करोगे तो नेगेटिविटी कम होगी, नेगेटिविटी कम होगी तो नंबर बढ़ेगा। अब समझ आ जानी चाहिए। ठीक है, अगर नहीं समझ आ रही ना बेटा, तो आप ऐसा करो कि दोबारा से थोड़ा पीछे करो वीडियो को और इस बात को बार बार सुनो। ठीक है, यही इसका कंसेप्ट है, और इसी तरह ही आप इस चीज को अंडरस्टैंड करोगे। अब उसके बाद इस ग्राफ पे आ जाओ जरा, देखो अब इस ग्राफ में ना अलोंग द एक्स एक्सिस बेटा हमारे पास ये डिस्टेंस है,
ठीक है। और अलोंग द वाई एक्सिस ना ये कह लीजिए आप ये पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। देखिए ये इतना इतना अर्थ का रेडियस है, ये सेंटर है अर्थ का, ये जब इतने फासले पर है यानी आप अर्थ की सरफेस के ऊपर पड़े हुए, आप इतने फासले के ऊपर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जब आप इतने डिस्टेंस के ऊपर हैं तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा नेगेटिव है, यानी नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी उतना आंसर छोटा, उतने वैल्यू छोटी होती है। जितनी वो कम नेगेटिव होती है उतना वो वैल्यू बड़ी होती है। देखो -4 ज्यादा नेगेटिव है ना, छोटा नंबर है। -3 कम नेगेटिव है, बड़ा नंबर है। -4 छोटा है, -3 बड़ा है, क्योंकि -4 ज्यादा नेगेटिव है और 3 कम नेगेटिव है। तो जब अर्थ की सरफेस के बिल्कुल ऊपर यानी कि इतने फासले पर है कि बॉडी अर्थ की सरफेस के ऊपर पड़ी है, ये देखो यहां से लेके यहां तक ये रेडियस बनता है ना अर्थ का, इतने फासले पर है, ये फासला है अलोंग द एक्स एक्सिस, इतने फासले पर है, तो नेगेटिव वैल्यू बहुत ज्यादा नेगेटिव है। देखो काफी नीचे गई हुई है। जितनी वैल्यू ज्यादा नेगेटिव होगी उतनी वैल्यू छोटी होगी, ठीक है। अच्छा फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि आप फासला बढ़ाते हो। जब आप फासला बढ़ाते हो ना, फासला आप अर्थ के रेडियस से थोड़ा दूर जा रहे हो, आप यहां तक आ जाते हो। जब आप यहां पर आते हो तो देखो इसमें कितना ज्यादा इंक्रीज आया है, ठीक है, वैल्यू नीचे से ऊपर आई है। अब ये नंबर लाइन ना, नंबर लाइन जैसे मैंने यूं ड्रा की है ना, अब ये नंबर लाइन इस तरह से वर्टिकल है ऐसे, इसका 0 यहां पर है, इसका -1 यहां पे है, -2 यहां पे, -3 यहां पे, -4 यहां से, -5 यहां पे। अब फर्ज कर लो इस वक्त ये -5 के ऊपर थी, बहुत छोटी नंबर है। फिर क्या हुआ, जब आपने फासला बढ़ाया, अर्थ के सेंटर से आप इसके सरफेस से आप दूर जा रहे हैं, फासला बढ़ा रहे हैं, अब वर्क कर रहे हैं, बॉडी में एनर्जी आ रही है, पोटेंशियल एनर्जी आती जा रही है, तो आप देखें उससे क्या होता है कि इसकी जो जो नेगेटिविटी है वो बहुत कम हो रही है। देखिए नेगेटिविटी कम होती कम होती कम होती कम होती ऊपर जीरो की तरफ बढ़ रही है, यानी पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज आ रहा है। ग्राफ देख लो मेरे बच्चे, नेगेटिव से जीरो की तरफ बढ़ रहा है। तो जब ग्राफ नेगेटिव वैल्यू से जीरो की तरफ बढ़ता है उसका मतलब इंक्रीज होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी में बेटे यहाँ पर इंक्रीज आ रहा है, ठीक है। अब जैसे जैसे आप और ज्यादा फासला बढ़ाते हो, ठीक है, और ज्यादा फासला बढ़ाते हो तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो नेगेटिविटी है और कम होती है, नंबर जीरो की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, यानी पोटेंशियल एनर्जी में और इजाफा हो गया। आप और ज्यादा इसके जो है वो डिस्टेंस बढ़ाते रहो तो आप देखेंगे कि ऐसा 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 नेगेटिविटी और कम होती जा रही है। करते 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 आप इन्फिनिटी पर चले जाओगे, नेगेटिविटी जीरो हो जाएगी और मैक्सिमम वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी की आपको मिल जाएगी जो कि हमने जीरो कंसीडर की हुई थी, ठीक है मेरे बच्चों। अच्छा, और जो इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है उसका आंसर मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, क्योंकि हमने हाईएस्ट वैल्यू जो इसकी ली हुई है इन्फिनिटी पॉइंट के ऊपर, यहाँ से मैक्सिमम जितना वर्क करना था उसको हमने जीरो रेफरेंस पॉइंट के तौर पे लिया था, ताकि हम एग्जैक्ट वैल्यू को कैलकुलेट कर पाएं, ठीक है। जब ये जीरो ले ली तो बाकी इसके जो नीचे वैल्यूज होंगी वो जाहिर सी बात है वो सारी की सारी फिर नेगेटिव होगी, क्योंकि जीरो से नीचे जितने भी नंबर होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। ये आप देख सकते हैं जीरो लाइन से नीचे वाले नंबर सारे नेगेटिव हैं, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, ठीक है। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है या किसी किस्म को कोई प्रॉब्लम है तो बेटा आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाजमी से लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।